नमस्कार दोस्तों। बीए अंतिम वर्ष की इस कक्षा में मैं ज्योति धारकर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके प्रथम प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण अध्याय भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय और विकास। इस अध्याय को आरंभ करने से पहले और राष्ट्रीयता की भावना के उदय के पीछे के कारणों को समझने के पहले आइए जानते हैं कि राष्ट्रवाद से हमारा आशय क्या है। राष्ट्रवाद एक राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना है। यह एक ऐसी भावना है जो विश्व के प्रत्येक देश के निवासियों में समान रूप से पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका विकास आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ प्रेम है। जो देशभक्ति की भावना हम सब में मौजूद होती है, वह भी राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम की भावना को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की संकल्पना का उदय कैसे हुआ या इतिहासकार इस बारे में क्या सोचते हैं। प्रायः अधिकांश अंग्रेज इतिहासकार यह मानते हैं कि भारत में राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद जैसी भावना का पहले से कोई अस्तित्व ही नहीं था। 1883 में जे.आर. सीले ने भारत को केवल एक राजनीतिक नहीं, केवल भौगोलिक इकाई की संज्ञा दी थी। 1888 में जॉन स्ट्रेची ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए कहा था कि भारत न तो एक है और न ही था, और साथ ही अपने विद्यार्थियों के सामने भविष्यवाणी करते हुए उन्होंने आगे यह भी कह दिया कि भारत कभी एक राष्ट्र बन भी नहीं सकता है। किंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों और 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में धीरे धीरे राजनीतिक परिवेश जो था वो बदलता चला गया। परिवर्तन के इस दौर में भारतीयों ने अद्भुत एकता और देश प्रेम का परिचय दिया। देवता तुल्य अंग्रेजों के अन्यायकारी नीतियों के प्रतिरोध स्वरूप उत्तर और दक्षिण, पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं में अंग्रेजों के विरोध में नारे गूंजने लगे। राष्ट्रवाद के यज्ञ में भारत के प्रत्येक व्यक्ति, वर्ण, जाति ने अपना सहयोग दिया, जिसकी अंतिम परिणति हमें 15 अगस्त 1947 की आजादी के रूप में दिखाई देती। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब अंग्रेज कहते हैं कि भारत में कोई राष्ट्रीय एकता थी ही नहीं, राष्ट्रवाद जैसी कोई भावना नहीं थी, तो फिर भारत ने अपनी आजादी की लड़ाई इतनी खूबसूरत तरीके से, आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में भारत की जो राजनीतिक स्वतंत्रता का इतिहास है वो विश्व में सबसे अनूठा है। हमने युद्ध से, शस्त्रों से लड़ाई नहीं जीती है, हमने संविधान के दायरे में रहकर सत्याग्रह से लड़ाई जीती। तो जब जिस भारत पर के विषय में अंग्रेज ये कहते हैं कि उनमें राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं थी और बिना राष्ट्रवाद के तो कोई भी आजादी की लड़ाई जीती नहीं जा सकती, तो ये जानना बहुत रोचक होगा कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण। एक बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी सूची है, क्योंकि कुछ एक या दो कारणों की वजह से राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ और राष्ट्रवाद की भावना इतनी विराट नहीं हुई कि हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई। तो हम देखते हैं कि इस राष्ट्रवाद के उदय के पीछे, इस आजादी के लिए बहुत से कारण जिम्मेदार थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था भारत में राजनीतिक एकता। मित्रों, साम्राज्यवादी इंग्लैंड ने उत्तर से में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी और पूर्व में बंगाल, पश्चिम में खैबर दर्रे तक संपूर्ण भारत को जीत लिया। यह भी सच है कि उन्होंने मौर्यों और मुगलों से भी बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। भारतीय राज्य तो प्रत्यक्ष अंग्रेजों के अधीन थे ही, भारत की रियासतें भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके ही अधीन थी। किंतु अंग्रेज शक्तियों ने भारत को जीतने के पश्चात एक राजनीतिक एकता उन पर ला दी। एक सी अधीनता, एक सी समस्याएं, एक से कानून, और भारत को एक से ढांचे में ढालना अंग्रेजों को अपने शासन के लिए बहुत जरूरी। लेकिन इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण, जहां देश में पहले सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता और भाषाई विरोध था, वो धीरे धीरे इस एकता के पीछे, इस एक से कानूनों के कारण धीरे धीरे भारत में खत्म होता चला गया और एक अखिल भारतीय भावना भारत में जन्म लेने लगी। राजनीतिक एकता ने मानसिक एकता को भी बढ़ावा दिया और इस तरह से धीरे धीरे बिखरा हुआ भारत एक होने लगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है भारत में शांति तथा प्रशासनिक एकता की स्थापना।
अंग्रेज कहते हैं कि उन्होंने भारत में शांति की स्थापना की, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तमाम 18वीं और 19वीं शताब्दी में लड़े गए तमाम युद्धों के पीछे, चाहे वो मराठों के साथ लड़े गए हों, सिखों के साथ लड़े गए हों, या अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़े गए हों, या कर्नाटक युद्ध हो या मैसूर युद्ध, तमाम युद्धों के पीछे अंग्रेज ही एक बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायी शक्ति के रूप में काम करते हुए दिखाई देते। लेकिन फिर भी वो दावा करते हैं कि उन्होंने भारत में शांति की स्थापना। निश्चित रूप से इन तमाम युद्धों के खत्म होने और अंग्रेजों की एकल शक्ति की स्थापना के बाद भारत में शांति की स्थापना हुई। अ, इसके साथ-साथ अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए एक सुव्यवस्थित और शक्तिशाली सरकार का गठन भी किया। इसका परिणाम ये हुआ कि एक ही प्रकार का न्यायिक ढांचा, एक ही प्रकार के संहिताबद्ध फौजदारी और दीवारी कानून, जिस पर अंग्रेज दृढ़ता से आचरण भी करवाते थे, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक फैलते चले गए। इसने भारत की पुरानी चली आ रही सांस्कृतिक एकता को एक नए प्रकार की राजनीतिक एकता में परिवर्तित कर दिया। एडवर्ड बेवल ने कहा था कि ब्रिटिश राज एक प्रकार का ऐसा लोहे का ढांचा था जिसने भारत के क्षतिग्रस्त शरीर को ऐसे समय तक जकड़कर बांधे रखा जब तक कि भारत की विस्थापित हड्डियां, उसके आंतरिक टूटे हुए तंतु धीरे धीरे जुड़ नहीं गए और रोगी ने पुनः अपनी आंतरिक एकता और संबद्धता प्राप्त नहीं कर। हम ये मान सकते हैं कि एडवर्ड बेवन के ये जो शब्द है ये सही है, क्योंकि भारत अंग्रेजों के प्रशासनिक नियमों की एकता ने संपूर्ण भारत को सूत्रबद्ध करने का काम किया। इसमें कोई भी दो हम मत नहीं है। भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने के लिए जिस कारण ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई, वो यदि हम सामान्य तौर से वो बहुत कोई महत्वपूर्ण तत्व दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तब लगता है कि परिवहन के तीव्र साधनों और संचार के साधनों ने भी भारत में राजनीतिक एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए, अपनी सैनिक रक्षा के उद्देश्य से, अपने आर्थिक फायदों के लिए, व्यापारिक शोषण के लिए भारत में परिवहन के तीव्र साधनों की योजनाएं बनाई। उन्होंने पक्के मार्गों का जाल बिछाया, जिससे हम प्रांत एक दूसरे से जुड़ने लगे, ग्रामीण प्रदेश बड़े-बड़े नगरों से जुड़ने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इससे भी महत्वपूर्ण था कि 1853 के उपरांत देश में रेलवे लाइन बिछाने की कार्य किया गया और यही देश को बांधने वाला सबसे बड़ा संसाधन बना। 1880 तक आते-आते 2500 मील लंबी और 1900 तक आते-आते 25,000 मील लंबी रेलवे लाइन भारत में बिछ चुकी। अब ये सब कुछ किया अंग्रेजों ने अपने आर्थिक और राजनीतिक फायदे के लिए। 1865 में एडिसन रेलवे के बहुत से अन्य लाभों के अतिरिक्त रेलवे ने देश में राष्ट्रीयता की भावना जगाई और हम ये देखते हैं कि धीरे-धीरे ये बात स्पष्ट होती चली गई कि रेलवे भारत के लिए वह कार्य करने लगी जो पहले कोई बड़े-बड़े वंश भी नहीं कर पाए। एडसिन ऑर्नाल्ड तो ये भी लिखते हैं कि अकबर हो या टीपू सुल्तान हो, कोई भी भारत को एक राष्ट्र नहीं बना सका, लेकिन रेलवे ने भारत को एक राष्ट्र बना दिया। निश्चित रूप से रेलवे की स्थापना से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत के लोग एक दूसरे के संपर्क में आने लगे और इससे उनमें देशभक्ति की भावना का भी उदय। 1850 के बाद आधुनिक डाक व्यवस्था की स्थापना हुई। साथ-साथ बिजली के तारों ने भी देश को एक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब महत्वपूर्ण बात ये थी कि डाकखानों के द्वारा जो देश के कोने-कोने में काम कर रहे थे, राष्ट्रीय साहित्य एक दूसरे क्षेत्रों में भेजा जाने लगा। बिजली के तारों ने संदेशों को शीघ्र पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह ये जो जितने भी संचार के साधन अंग्रेज अपने फायदे के लिए विकसित कर रहे थे, उसने भारत के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में, एक दूसरे की भावनाओं को समझने में और अंग्रेजों की एक अन्यायकारी नीति के कारण एक से दुख उनके होते चले गए और जिसने भारत के लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना को जन्म दिया। आइए अब हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण कार्य जो है आधुनिक शिक्षा और अंग्रेजी भाषा का प्रश्न। ये तो बिल्कुल सत्य है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने और अंग्रेजी भाषा ने भारत में राजनीतिक एकता को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण
भूमिका निभाई थी। सर चार्ल्स ई ट्रेवेलियन, टीबी मैकॉले, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1853 में देश में अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश किया। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय था। ट्रेवेलियन ये कहते भी थे कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारत में अंग्रेजी राज बनने की व्यापक संभावनाएं रहीं। वो साथ-साथ ये भी कहते थे कि इससे यह भी हो सकता है कि भारत में अंग्रेजी राज सदैव बना न रह सके। इस तरह एक उपापोह की भावना के बावजूद, एक संभ्रम की स्थिति के बावजूद अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को 1853 ईस्वी में लागू किया गया। लेकिन इस शिक्षा के प्रचार प्रसार ने, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार, यद्यपि प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया था, किंतु इससे एक नवशिक्षित वर्ग, एक पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा का एक नया वर्ग तैयार हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि जब अंग्रेजी भाषा के कवियों और लेखकों को पढ़ा जाने लगा, मिल्टन, शेली, बेंथम, मिल, स्पेंसर, रूसो, वॉल्टेयर, एडम स्मिथ, तुर्गो, तो भारतीय बुद्धिजीवियों के मन में भी स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, स्वशासन की भावनाएं धीरे धीरे जागने लगी और उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य का जो विरोधाभास था, अंग्रेजी साम्राज्य की जो कुटिल नीति थी, वो अखरने लगी। भारत के सभी देश भागों में जब अंग्रेजी भाषा के प्रचार और लोकप्रियता के कारण शिक्षित भारतीयों को एक संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी प्राप्त हुई। अंग्रेजी के माध्यम से वे एक दूसरे के विचारों को अवगत करा सकते थे, सम्मेलनों में भाग ले सकते थे और अपनी बात को भली प्रकार से समझाकर दूसरों तक पहुंचा सकते थे। जिस तरह से प्राचीन काल में संस्कृत एक संपर्क भाषा की भूमिका निभाती थी संपूर्ण भारतवासियों के बीच में, 19वीं शताब्दी में अब यह स्पष्ट हो गया कि एक तमिल भाषी अथवा एक साधारण बंगाली के लिए मराठी भाषा भाषी से विचार विमर्श करना लगभग असंभव होगा। लेकिन अब अंग्रेजी भाषा ने उन्हें एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ऐसी भाषा, ये बिल्कुल सत्य है कि जब तक हम लोगों के बीच में एक संपर्क भाषा नहीं थी, तब विभिन्न राज्यों के विभिन्न भाषा भाषियों के बीच एक एक अंतर था, एक वैचारिक खाई सी थी, लेकिन अंग्रेजी ने उस खाई को भर दिया। साथ ही पाश्चात्य विचार शिक्षा प्रणाली ने भी भारतीयों को एक निश्चित रूप से ज्ञान के एक नए परिवेश से परिचित कराया। अब देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाने वाला एक और महत्वपूर्ण कारण, वो था समाचार पत्रों की भूमिका। समाचार पत्र हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण माध्यम रहे हैं परिवर्तन का, क्रांतियों का। हम किसी भी देश की क्रांति पढ़ लें, किसी भी देश के परिवर्तन का इतिहास पढ़ लें, समाचार पत्रों की भूमिका निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण रही। भारत में अंग्रेजी राज्य के विरोध में भारतीयों को खड़ा करने में समाचार पत्रों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल ये सच है कि ये यूरोपीय लोग ही थे जिन्होंने भारत में छापे खानों की, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। समाचार पत्रों को प्रकाशित करने की योजना भी अंग्रेजों की ही थी। लेकिन शनि भारतीय भाषा समाचार पत्र भी छपने लगे। ये समाचार पत्र, ये भी सकते हैं कि ये समाचार पत्र पाश्चात्य नमूनों के आधार पर ही विकसित हुए थे और इन समाचार पत्रों पर साम्राज्यवादी शासकों ने बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद वो भारतीय समाचार पत्रों को विकसित होने से रोक नहीं सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है द इंडियन मिरर, द बंगाली, द अमृत बाजार पत्रिका, द बॉम्बे क्रॉनिकल, द हिंदू पेट्रियट, द मराठा, द केसरी, द हिंदू प्रकाश, द कोहिनूर। इनमें कुछ अंग्रेजी समाचार पत्र भी थे और कुछ भारतीय भाषाओं में भी छपने वाले समाचार पत्र। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन समाचार पत्रों को पढ़ने से भारतीय राष्ट्रवाद धीरे धीरे बहुत तेजी से विकसित होता चला गया और ये भारतीय राष्ट्रवाद का दर्पण बनते चले गए। भारतीय जनता को शिक्षित करने में, अंग्रेजों की रीति नीतियों को लोगों तक पहुंचाने में इन समाचार पत्रों ने बहुत ही ईमानदार भूमिका निभाई। तो निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में, उसके जन्म में समाचार पत्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगला कारण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है ऐतिहासिक शोधों का प्रभाव। ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक लंबे समय तक लोग ये समझते रहे कि
ऐतिहासिक तौर पर भारत के पास कोई समृद्ध इतिहास नहीं। भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावी राष्ट्र नहीं है। किंतु सर विलियम जोन्स, मोनियर विलियम्स, मैक्स मुलर, रॉथ, ससन जैसे अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय इतिहास में शोध किया और इसके जरिए उन्होंने भारत की समृद्ध और सांस्कृतिक परंपरा को वो सब लोगों के सामने लेकर आए। विशिष्ट रूप से जो कनिंघम साहब ने किया था, जो महान पुरातत्वविद है, उन्होंने खुदाइयों के जरिए भारत की महानता तथा गौरव का चित्र, एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया जो रोम और यूनान की प्राचीन सभ्यताओं से किसी भी अर्थों में कम गौरवशाली नहीं। अनेक यूरोपीय विद्वानों ने, जिनमें सर विलियम जोन्स बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने वेदों और उपनिषदों की साहित्यिक श्रेष्ठता को लोगों के सामने, वो पूरी दुनिया के सामने लेकर आए। इन खुदाइयों के द्वारा और प्राचीन साहित्य और वेदों और उपनिषदों की श्रेष्ठता को जब सामने लाया गया, तो धीरे धीरे शिक्षित भारतीयों में आत्मसम्मान की एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का जन्म हुआ। तो शिक्षित भारतीयों में एक नया आत्मविश्वास जगने लगा, उनमें देशभक्ति की, उन्हें अपने देश पर गौरव होने लगा, उन्हें अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं पर गौरव होने लगा। और उसी का परिणाम था कि धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना अत्यधिक लोकप्रिय होती चली गई। राष्ट्रवाद के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण एक कारण है, राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण कारण है समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव। हम लोग देखते हैं कि इस समय, जिस समय भारत भी राष्ट्रवाद के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा था, उस समय समकालीन यूरोपीय देशों और यूरोपीय और दक्षिण अफ्रीका में ऐसे बहुत से आंदोलन चल रहे थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को स्फूर्ति प्रदान की, प्रेरणा प्रदान की। इसमें फ्रांस की तमाम क्रांतियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेन, पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका के साम्राज्यों में, दक्षिण अफ्रीका जो भी जन आंदोलन हो रहे थे, यूरोप में यूनान और इटली के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, आयरलैंड का स्वतंत्रता संग्राम ने भी भारतीयों को बहुत अधिक प्रभावित किया था। मैजिनी, इटली के जो क्रांति के उद्घोषक थे, प्रेरणा स्रोत थे, मैजिनी, गैरिबाल्डी, कावूर, उनके व्याख्यानों ने, उनके भाषणों ने बहुत अधिक प्रभावित किया। इसमें मैजिनी की संस्था तरुण इटली, जिसने भारतीय क्रांतिकारियों को बहुत अधिक प्रभावित किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है समकालीन यूरोपीय आंदोलन का प्रभाव। इन आंदोलनों ने भारतीयों को चेतना दी, उन्हें लगने लगा कि यदि यूरोपीय राष्ट्र अपने उत्थान और विकास के लिए ऐसा सब कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते। तो अपनी आजादी के लिए अंग्रेजों की तमाम अन्यायकारी नीतियों का प्रतिरोध करने का जो हौसला और साहस मिला, उसमें निश्चित रूप से समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का जो योगदान था वो बहुत महत्वपूर्ण। अब आइए हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में अंग्रेजों की जो आर्थिक शोषण की नीति थी, उनका जो आर्थिक शोषण का रवैया था और भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्होंने जो क्षति पहुंचाई थी, उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान। ये सत्य है कि अंग्रेजी शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर अत्यंत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने तो यहाँ तक कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के कारण उस स्थिति तक पहुंच चुकी है जो औद्योगिक क्रांति के पूर्व यूरोप की थी। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजों के प्रभुत्व के कारण अर्थव्यवस्था पूर्णतः विनाश के रसातल तक पहुंच चुकी है और अब हमारे पास निर्धनता और आर्थिक नीतियों के पतन के अलावा कुछ शेष नहीं रह गया है। और अंग्रेजों ने ये बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से भारतीय अर्थव्यवस्था का विनाश किया है, ऐसा भी पंडित नेहरू कहते हैं। बिल्कुल सत्य है, अंग्रेजों की इस पक्षपातपूर्ण आर्थिक और राजस्व नीति के कारण भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय होने लगा। अंग्रेजों के न चाहते हुए भी भारत में धीरे धीरे अनेक ऐसे विचारक उत्पन्न हुए थे जिन्होंने ये समझ लिया था कि अंग्रेजों की रीति नीतियां भारत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अंग्रेज तो भारत को केवल
एक बाज़ार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, कच्चे माल के संसाधन के रूप में उसे सस्ते कच्चे माल की प्राप्ति के लिए भारत का उपयोग करना चाहते थे। लेकिन धीरे-धीरे भारत का जो इसके अलावा भारत का जो उन्होंने कृषि के स्तर पर शोषण किया, उद्योगों के स्तर पर शोषण किया, एक बाज़ार के रूप में इस्तेमाल किया। इसके अलावा भारत का सिविल, सैनिक अपव्यय, भारतीय प्रशासनिक पदों पर नियुक्त अंग्रेज़ों को ऊँचे-ऊँचे तनख्वाह देना, अंग्रेज़ी सेना का व्यय उससे निकालना, इसके ऐसे बहुत से कारण थे। और जिस तरह से लगातार भारत का धन इंग्लैंड की तरफ निर्गमित हो रहा था, उन सब के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत कुंठित होती जा रही थी और पढ़े-लिखे भारतीयों को, भारतीय राष्ट्रवादियों को ये सब चीज़ें समझ में आने लगी थी। भारत में बढ़ती हुई दरिद्रता का सिद्धांत भारतीय राष्ट्रवादियों ने विकसित किया और इसका मुख्य कारण अंग्रेज़ों की भारत विरोधी आर्थिक नीतियों को बताया। उन्होंने दरिद्रता और विदेशी दासता को के भी कारण को भी इसका कारण बताया कि भारत में जो आर्थिक पतन हो रहा है, उसके पीछे गुलामी बहुत बड़ा कारण है। इस तरह से धीरे-धीरे लोगों के मन में विदेशी राज के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी। आपको याद होगा कि भारत में जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। गांधी जी ने भी स्वदेशी को अपनाने और विदेशी का बहिष्कार करने की जो योजना बनाई थी। तो इस तरह से भारत का जिस तरह से अंग्रेजों ने क्रूरता से आर्थिक शोषण किया, वो भी भारत में राष्ट्रवाद के जन्म का और अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के नाराजगी का, उनके प्रति उपजे वैमनस्य का, घृणा का प्रतीक। भारत में राष्ट्रवाद के उदय में जहाँ आर्थिक कारण एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य था, वहीं दूसरी ओर एक और महत्वपूर्ण बात थी जो लगातार भारतीयों को अपने ही देश में अपमान सहन करने के लिए मजबूर कर रही और वह था अंग्रेजों का जातिवाद का सिद्धांत और अंग्रेजों की रंग भेद की नीति। ये सच है कि 1857 की जो क्रांति थी वो असफल हो गई थी और उस क्रांति की असफलता ने भारतीयों को एक अच्छा पाठ पढ़ाया था क्योंकि कहीं न कहीं तमाम तरह के विरोधाभास के बीच 1857 की क्रांति का स्वरूप अधिक व्यापक नहीं हो गया। लेकिन 1857 की क्रांति ने जहाँ भारत में एक नए राजनीतिक अध्याय का आरंभ हुआ, वहीं दूसरी ओर शासकों और शासितों के बीच एक जातीय कटुता की भावना यानी अंग्रेजों और भारतीयों के बीच एक जातीय कटुता की भावना का भी विकास हुआ। इंग्लैंड की एक सुप्रसिद्ध व्यंग पत्रिका है जिसका नाम है पंच। वो जब ये सब कुछ चल रहा था इस दौर में 1857 की क्रांति के बाद लगभग हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी हमारे देश की आज़ादी के मिलने तक अंग्रेजी समाचार पत्र पत्रिकाओं में व्यंग चित्र छपते थे। उसमें भारतीयों को एक उपमानव जीव के रूप में दिखाया जाता था जो आधा गोरिल्ला होता था, आधा हबशी होता था और बहुत ही मतलब असभ्य बर्बर मानव के रूप में उसे बिल्कुल जंगली मानव के रूप में दिखाया जाता था और अंग्रेज बिल्कुल उसके सामने देवता के रूप में उनको प्रतिष्ठापित किया जाता था। ये व्यंग्य चित्र उस युग की समाज की एक सच्चाई थी क्योंकि अंग्रेजों के मन में भारतीयों के प्रति बहुत ही घृणा की भावना थी। वो उन्हें बहुत ही सामान्य समझते थे। यहाँ हम कहेंगे कि वो भारतीयों को मनुष्य की श्रेणी में ही वो रखते नहीं थे। उनको लगता था सिर्फ भारतीयों के पास शारीरिक बल है, उनके पास बुद्धि नहीं है। इस प्रकार यूरोपीय लोगों ने एक अपनी ही आचार संहिता बना ली थी कि उनके पास वरिष्ठ जातीयता का सिद्धांत, जिसे व्हाइटमैन्स बर्डन थ्योरी भी कहा जाता है और श्वेत जातीयता का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत के तहत वो भारतीयों को ही नहीं, वो जहाँ-जहाँ शासन करते थे अंग्रेज, वो भारतीयों को निकृष्ट मानने लगे और वो भारतीयों को किसी विश्वास के पात्र भी नहीं मानते थे। इस संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण अंग्रेज लोग भारतीयों से बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे और मारपीट करना, उनका अपमान करना और उनको छोटे-छोटे अपराधों पर बड़ी-बड़ी सजाएँ देना। तो धीरे-धीरे अंग्रेज और भारतीयों के मन में बहुत बड़ा अंतर आ गया। भारतीय अंग्रेजों के इस व्यवहार की प्रतिक्रिया भारतीयों के में भी हुई और उन्होंने अंग्रेजों से घृणा करनी
आरंभ कर दी। तो इस तरह ये जो रंगभेद और जातीयता की नीति थी, उसने भारतीयों को अंग्रेजों से बहुत दूर कर दिया। जातीयता और अंग्रेजों की रंगभेद नीति के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें एक है लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति। निश्चित रूप से लॉर्ड लिटन की नीतियों ने भारत में राष्ट्रवाद को जगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे उच्च प्रशासनिक पदों पर आईसीएस में भर्ती की जो आयु 21 से घटाकर लिटन ने 19 कर दी थी, ताकि भारतीय जो शिक्षित युवा हैं वो भाग ही न लग सके परीक्षा में। 1877 में जब भीषण अकाल पड़ा हुआ था और भारतीय लोग एक एक अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहे थे, तब उन्होंने दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया और उसमें लाखों रुपए खर्च किए। निश्चित रूप से ये सारा पैसा भारत के ही खजाने से प्रयोग किया गया था। उस समय कलकत्ता के समाचार पत्र लेखक ने कहा भी था कि जब रोम जल रहा था तब नीरो वंशी बजा रहा था। उसके द्वारा लाए गए और अधिनियम, जिनमें भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम, ये सारे ऐसे थे जिन्होंने भारतीयों और अंग्रेजों के बीच जातीय कटुता को बढ़ाने में योगदान दिया था। तो लिटन के कार्यों ने भी भारतीयों और अंग्रेज प्रशासन के बीच एक चौड़ी खाई का निर्माण किया था। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए एक और महत्वपूर्ण कारण है, ये इस कारण ने भारतीयों को बहुत हौसला दिया था, बहुत हिम्मत दी थी। 1904 ईस्वी में जापान और रूस के बीच में एक युद्ध हुआ था, और जब ये युद्ध आरंभ हुआ था तब ये यूरोपियन समाचार पत्रों में व्यंग्य चित्र छपे थे कि एक दानव को, रूस जैसे दानव को जापान जैसे बौने ने क्या चुनौती दी है। लेकिन यह पहला अवसर था कि केवल बौने ने ही दानव को पराजित नहीं किया, बल्कि एशिया के किसी देश ने यूरोप के एक देश को पराजित किया था। इससे पहले यूरोपीय राष्ट्र स्वयं को अजेय घोषित करते थे, और इसी कारण एशिया के लोगों में, वहाँ के नागरिकों में इतना नैतिक साहस नहीं था कि वो यूरोप के लोगों को चुनौती दे सके। लेकिन जापान और रूस के युद्ध में जापान की विजय ने संपूर्ण एशिया के लोगों में नैतिक साहस की वृद्धि की थी, और निश्चित रूप से भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। भारतीय लोग भी सोचने लगे कि यदि छोटा सा राष्ट्र जापान ऐसा कर सकता है तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से 1904 के जापान रूस युद्ध में जापान की विजय ने, रूस की पराजय ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म का एक और महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। एक महत्वपूर्ण कारण है लॉर्ड कर्जन का शासनकाल। लॉर्ड लिटन की तरह ही लॉर्ड कर्जन का शासनकाल भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। आपको याद होगा कि लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में अनेक ऐसे कार्य किए थे जिससे कि भारतीयों को बहुत अधिक अपमानित होना पड़ा था। लॉर्ड कर्जन ने सबसे पहले तमाम उच्च पदों पर से भारतीयों को हटाने की नीति पर काम किया था। वो भारतीयों के लिए बहुत ही कटु और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। इसके अलावा उसने कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम, स्थानीय संस्थाओं का कानून, मुख्य और सबसे बड़ी बात है बंगाल का विभाजन। इन तमाम कारणों के चलते कर्जन के प्रति, उसकी नीतियों के प्रति गंभीर असंतोष भारतीयों को पैदा हो गया था, और बंगाल विभाजन के कारण ही बाद में हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन और फिर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का क्रम भी आरंभ हुआ। आइए अब हम राष्ट्रवाद के कुछ अंतिम कारणों की ओर आते हैं, और इसमें एक महत्वपूर्ण है इल्बर्ट बिल विवाद। बिल विवाद एक ऐसी घटना थी जिसने सभी पढ़े लिखे भारतीयों को अत्यधिक ठेस पहुंचाई। लॉर्ड इल्बर्ट ने एक कानून अपने विधि सहयोगी पीसी इल्बर्ट के अनुरोध पर एक बिल प्रस्तुत किया था। इस इल्बर्ट बिल के द्वारा, इस विधेयक के द्वारा भारतीयों को भी, भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय मुकदमों को सुनने में और उसको फैसला करने की अनुमति मिलने वाली थी। लेकिन इस अधिनियम का इतना अधिक विरोध न केवल भारत में अंग्रेजों के द्वारा, बल्कि पूरे यूरोप में सभी यूरोपीय जातियों के द्वारा किया गया। और यह जो इल्बर्ट बिल था, जो लॉर्ड रिपन लेकर आए थे पीसी इल्बर्ट के द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर,
ये बहुत ही न्याय के क्षेत्र में समानता लाने का प्रयास था, लेकिन एक छोटे से इस विधेयक की भी इतनी कटु आलोचना न केवल भारत में, जैसे कि मैंने कहा, बल्कि यूरोप में के सभी देशों की जातियों द्वारा की गई, और यूरोप के उच्च जातियों ने ये अपना अपमान समझा और उनके विरोध के परिणाम स्वरूप इस बिल को रिपन को वापस लेना पड़ा। अब वायसराय ने जैसे ही सदी नियम को बदला, भारतीयों की आंखें खुल गई, पढ़े लिखे भारतीयों की आंखें खुल गई। अब जब अभी तक वो सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें निश्चित रूप से वो बहुत न्यायप्रिय हैं और उन्हें जो सम्मान चाहिए, जो अपेक्षित सम्मान है वो उन्हें प्राप्त होगा, लेकिन इस इल्बर्ट बिल के इतने कटु विवाद के पश्चात पढ़े लिखे जो समझदार इलीट क्लास के लोग थे, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि यूरोपीय लोग अपने विशेषाधिकार के कारण कभी भी भारतीयों को न्याय मिलने नहीं देंगे, और उन्हें ये भी समझ में आया कि इसके लिए उन्होंने क्या करना होगा, उन्हें संगठित प्रयास करना होगा। और इसी की अंतिम परिणति हमें दिखाई देती है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस की स्थापना के रूप में। धीरे धीरे राष्ट्रीय भावना का उदय तो हो ही रहा था, लेकिन इस राष्ट्रीय भावना को एक सूत्र में बांधकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन करने और भारत को स्वराज्य के लिए प्रयत्न करने का श्रेय निश्चित रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस को प्राप्त है। कांग्रेस के आंदोलन ने ही कांग्रेस ने समय समय पर अनेक आंदोलन को चलाया और राष्ट्रीय भावना को तीव्र से तीव्रतर कर अंततः स्वतंत्रता की प्राप्ति की। तो ये तमाम कारण थे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद के जन्म के कारणों का विश्लेषण करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद का जन्म ब्रिटिश सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप ही हुआ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दो विरोधी दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं, एक है विकासवादी और एक है प्रतिक्रियावादी। दोनों ही स्वरूपों ने राष्ट्रवाद के जन्म में सहायता प्रदान की। ब्रिटिश शासन के विकासशील स्वरूप ने यदि राष्ट्रवाद के जन्म के लिए अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया, जैसे हमारे रेलवे की स्थापना की, संचार सुविधाओं का विकास किया, टेलीग्राफ का विकास किया, सड़कों का उत्थान किया, वैज्ञानिक संसाधनों को भारत में स्थापित किया, तो उसके प्रतिक्रियावादी स्वरूप मतलब वो जहाँ वो अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, उनका आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, रंगभेद की नीति, जाति भेद करना, इन तमाम कारणों से भारतीयों के साथ भेदभाव करना, उन्हें सरकारी नौकरियों में स्थान न मिलना, प्रेस का गला घोटना, हथियार रखने या उसे लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाना, साम्राज्यवादी युद्धों के लिए भारतीयों का इस्तेमाल करना, ये सारी बातें निश्चित रूप से भारत के हित में नहीं। तो इसलिए ये बिल्कुल सत्य है कि अधिकांश राष्ट्रीय नेताओं का मानना है कि इन तमाम कारणों के चलते ही, चाहे वो अंग्रेजों के द्वारा अपनाए गए विकासवादी तरीका हो, दृष्टिकोण हो, या प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण हो, इन सब में और एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है जिसका वर्णन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, ये तो था अंग्रेजों का जो दृष्टिकोण था, लेकिन जो भारतीयों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका थी उसे भी हमें देखना बहुत जरूरी है। वो है भारत के लोगों द्वारा किया गया सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन। 19वीं शताब्दी से शिक्षित भारतीयों में धीरे धीरे धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों और सामाजिक प्रथाओं के पुनः परीक्षण करने की परंपरा का आरंभ हो चुका था, और इसी परंपरा ने भारत में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन जैसी बहुत सारी संस्थाएं अस्तित्व में आई। इन तमाम संस्थाओं ने जहां वैदिक धर्मों में सुधार किए, उसी समय मुसलमानों, सिखों और पारसियों में भी अनेक सुधारवादी आंदोलनों का और संस्थाओं का जन्म हुआ था। इन तमाम संस्थाओं ने, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, अंधविश्वास और धर्म की जो रूढ़िगत परंपराएं थी उनका विरोध किया। सामाजिक क्षेत्र में भी जाति प्रथा, अस्पृश्यता, सामाजिक और वैधानिक असमानता पर बहुत सारी संस्थाओं ने चुनौतियां दी। ये सभी आंदोलन जो जाति या समाज या संप्रदायों में हो रहे थे, वे उन्नतशील थे और समाज का गठन प्रजातांत्रिक, सामाजिक और व्यक्तिगत समानता, तर्क, बुद्धिवाद और उदारवाद इन आधारों पर करना चाहते थे। वस्तुतः इन तमाम धार्मिक संस्थाओं का या सामाजिक संस्थाओं का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, किंतु जो लोग भी इसके प्रभाव में आए, जिन लोगों ने भी जिस भी संस्था को अपनाया,
उन्होंने शीघ्र ही आत्मसम्मान और देशभक्ति की भावनाओं से वो परिचित हुए और बहुत तेजी से वो इन तमाम लोगों में विकसित होती चली गई। ये बहुत ही ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने इन तमाम सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने न केवल अपने अपने क्षेत्र में निर्दिष्ट क्षेत्रों में और उद्देश्यों से प्रेरित होकर काम किया, बल्कि भारत की समृद्ध परंपराओं को भी सामने लाने का काम किया। इस तरह से अखिल भारतीय जो राष्ट्रवाद है, अखिल भारतीय देश प्रेम है, वो पनपता चला है। एक और कारण की चर्चा करेंगे जो भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, वो है भारत में मध्यम वर्ग का उदय। निश्चित रूप से इस पूरे आंदोलन को सफल बनाने में, राष्ट्रीय आंदोलन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में जिन जिस वर्ग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थी मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों की भूमिका। ये सत्य है कि अंग्रेजों के प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्र की नवीन प्रक्रिया से नगरों में, विशिष्ट रूप से नगरों में मध्यम वर्गीय नागरिकों की श्रेणी उत्पन्न हुई थी। ये मध्यम वर्गीय लोग ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी सीख ली थी, उन्होंने अंग्रेजी प्रशासन में नियुक्तियां भी प्राप्त कर ली थी। निश्चित रूप से इनका समाज में भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। और इसके ये छोटा सा अंग जरूर था, निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ी संख्या नहीं थी भारतीयों की, लेकिन ये एक बहुत गतिशील अंग था। इनमें ये भारत की परिस्थिति को समझ रहे थे, ये भारत में अंग्रेजों की नीतियों का सही उसकी सही व्याख्या करने में समर्थ थे। तो यह मध्यम वर्ग आधुनिक भारत की एक नवीन आत्मा बन गया और इसके पीछे समस्त भारत ने धीरे धीरे इस वर्ग के पीछे ही समस्त भारत चल पड़ा और इसी मध्यम वर्ग ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसके विकास के सभी चरणों में नेतृत्व प्रदान किया। तो ये ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और ये यदि हम राष्ट्रवाद को सही अर्थों में समझ सकें तो समूचे राष्ट्रीय आंदोलन को समझना हमारे लिए बहुत आसान है। धन्यवाद। तो लोग भी करते हैं।